ये 2016 की गर्मियों की बात थी। मेरे कॉलेज की छुट्टियां बस शुरू हुई थी। मेरी गर्लफ्रेंड तारा और मैंने पास के जंगल में ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे, इसलिए ट्रैकिंग के लिए जगह ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारा प्लान था कि हम एक दिन की ट्रैकिंग करेंगे, लगभग 10-12 किलोमीटर की, और जंगल के उस गहरे हिस्से तक जाएंगे जिसके बारे में हमने कई बार अपने कॉलेज के दोस्तों से सुना था। हमने ज़्यादा सामान पैक नहीं किया, बस पानी, 2 सैंडविच और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती थी। फिर सूरज निकलने के तुरंत बाद हम ट्रैकिंग पर निकल गए। शुरुआत काफ़ी आसान थी। एक मिट्टी का रास्ता ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से निकल रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान भी बिल्कुल साफ था। जंगल में ऐसी गहरी खामोशी थी कि बस हमारे कदमों की आहट और पत्तों के बीच हवा की सरसराहट के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। पहले तो हमने ज़्यादा बात नहीं की, बस चुपचाप साथ साथ चलते रहे। कभी मैं आगे निकल जाता तो कभी तारा। करीब 1 घंटे बाद रास्ता बदलने लगा। जो पहले चौड़ा और सीधा था अब संकरा होने लगा था। दोनों तरफ पेड़ इतना पास आ गए थे कि उनकी डाल हमारे कंधों को हल्के से छूने लगी थी। रास्ता जंगल के और गहरे हिस्सों में उतर रहा था और हर मोड़ के साथ रोशनी और कम हो रही थी। दोपहर के करीब जब सूरज सर के ठीक ऊपर था और हमारे कदम थोड़ा भारी होने लगे थे, हम एक जगह रुक गए। रास्ते के किनारे एक पुराना मोटा पेड़ गिरा हुआ था। हमने अपने बैग उतारे, पानी की बोतल निकाली और उसी पेड़ पर बैठकर सैंडविच खाने लगे। तारा चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। खाने के बाद हमने फिर से चलना शुरू किया। रास्ता अब एक हल्की ढलान में बदल गया था, जिससे हम दोनों के लिए चलना आसान हो गया। पेड़ भी अचानक कम होने लगे और उनकी जगह झाड़ी और घास ने ले ली। हम अब तक 3 या शायद 4 घंटे चल चुके थे। तारा के कदम धीमे हो गए थे और वो थोड़ा पीछे रह गई थी। पहले मुझे लगा शायद वो अपने जूते ठीक कर रही होगी या फिर पानी पीने के लिए रुक गई होगी, पर अगले ही पल उसकी आवाज आई, धीमी और कांपती हुई, हे भगवान। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कहीं कोई भालू या सांप तो नहीं आ गया। मैंने देखा वो बिल्कुल जमी हुई खड़ी थी और अपने बाईं ओर घूर रही थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मैंने उसकी नज़रों का पीछा किया और मेरा मुंह खुला रह गया। वहाँ रास्ते से करीब 20 फुट दूर एक पेड़ था, बड़ा पेड़, शायद 3 फुट मोटा। उसके तने पर एक हिरन था। वो कोई आम हिरन नहीं था, बल्कि एक जवान नर हिरन था जिसके बड़े बड़े सींग थे। उसका शरीर पेड़ में अजीब तरीके से उलझा हुआ था। उसका एक हिस्सा पेड़ के एक तरफ से लटक रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा था। सर नीचे की तरफ झुका हुआ, आंखें कांच की तरह एकदम खाली और बेजान टांगे हवा में झूल रही थी। वो किसी टहनी से नहीं लटका था, ना किसी डाल में फंसा हुआ था। वो पेड़ के बीचों बीच था, जैसे पेड़ उसके चारों तरफ उग गया हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तारा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। ये क्या भला है? तारा ने कांपते हुए बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये क्या था। पेड़ में कोई दरार नहीं थी, न छाल टूटने का कोई निशान। अगर किसी ने इस हिरन को यहाँ फंसाया था, तो जहाँ हिरन का शरीर और तना मिल रहे थे, वहाँ किसी तरह का कोई निशान होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। लकड़ी बिल्कुल चिकनी थी, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं दिख रही थी। ये नामुमकिन था। पेड़ इतनी तेजी से किसी के चारों तरफ कैसे उग सकता है? और ये हिरन भी ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था, बिल्कुल ताजा लग रहा, बस हल्का हल्का सड़ना शुरू हुआ था। उसके सिर के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी, लेकिन कोई बदबू नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई खून नहीं। सारा अब भी मेरा हाथ कस के पकड़े खड़ी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने कहा,
लेकिन मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। मुझे समझना था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और पेड़ के और नज़दीक आ गया। मेरा दिमाग उस सीन को समझने की कोशिश कर रहा था। शायद हिरन कहीं ऊंचाई से गिरा होगा और बिल्कुल सही जगह आकर टिक गया होगा, लेकिन आसपास कोई ऊंची चट्टान नहीं थी, ऊपर कोई टूटी टहनी भी नहीं थी और तने पर भी किसी तरह के नुकसान के कोई संकेत नहीं थे। मैं नीचे झुका, हिरन के शरीर और तने को ध्यान से देखने लगा। पेड़ की छाल उसके चारों तरफ एकदम सही तरीके से थी, जैसे पेड़ ने खुद को इस लाश के आकार में ढाल लिया हो। मैंने हाथ बढ़ाया और हिरन के ठीक नीचे तने को हल्के से छुआ। वो बिल्कुल नॉर्मल लगा, कुछ भी अजीब नहीं था, पर यह नामुमकिन था। वो हिरन वहां कैसे धंसा हुआ? सारा ने मेरा नाम चिल्लाया और मुझे वापस आने का इशारा किया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं खड़ा हुआ और पेड़ की दूसरी तरफ गया। वहां हिरन का पिछला हिस्सा बेजान लटक रहा था। वहां भी कोई खून नहीं था, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा कोई भी निशान नहीं था कि वो वहां कैसे आया। अचानक मेरी जिज्ञासा डर में बदल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, बेचैनी से नहीं, बल्कि किसी ऐसी बात से जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस हिरन ने अपनी पलकें झपकाई हो। जंगल भी अचानक शांत हो गया था, जैसे सब कुछ रुक गया हो और हमें देख रहा हो। मैंने तारा की तरफ देखा, उसकी आंखें फैली हुई थी और होठ कस के बंद थे। हमें यहाँ से जाना चाहिए, उसने कहा। इस बार मैंने कोई बहस नहीं की। मेरा दिल मुझे वहां से जाने को कह रहा था, मगर दिमाग जानना चाहता था कि आखिर यह हिरन यहाँ आया कैसे। बेचैनी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे एक ठंडा हाथ मेरी गर्दन के पास कस गया हो। तारा और मैं तुरंत वहां से निकल गए। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दृश्य हमारे दिमाग में जम चुका था। हम चुपचाप चल रहे थे। हमारे कदमों के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। हम जानते थे कि हमने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको समझना हमारे बस में नहीं था। हम कार तक लगभग आधे समय में वापस पहुंच गए। पूरी ड्राइव के दौरान हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जब हम तारा के घर पहुंचे, उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसलिए नहीं कि मैं इस बात को भूलना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। हमने इस बारे में कभी कोई बात नहीं करी, ना आपस में ना किसी और से। लेकिन कई बार देर रात को वो हिरन मेरे दिमाग में आ जाता है, आधा पेड़ के अंदर आधा बाहर, और वही ठंडा डर मेरी गर्दन को जकड़ लेता है। मुझे याद दिलाता है कि वो सब सच था।